भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। बॉर्डर के मुद्दे पर नेपाल ने जो अपना एक रुख अपनाया है वो ये है कि नेपाल एक किस्म का विक्टिम है। सुधार्नको लागि र मर्यादित गर्नको लागि बयान दिया बालन शाह ने कि भाई अतिक्रमण तो नेपाल ने भी किया भारत की जमीन पर। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? कि बॉर्डर का मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और नेपाल इंडिया का बॉर्डर जो है वो अनगार्डेड है, अनफेंस्ड है। विक्रम मिश्री का विजिट नहीं हुआ क्योंकि विक्रम मिश्री से बालन शाह मिलने से इनकार कर दिया। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क नेपाल की, और वहां जो उनके नए प्रधानमंत्री हैं बालन शाह, उनके एक खास बयान की, जिसके बाद से काफी बवाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से संसद का जो उनका सत्र जारी है, वहां पर एक सवाल के जवाब में बालन शाह ने कह दिया कि भाई सिर्फ भारत ने ही अतिक्रमण नहीं किया हुआ है नेपाल की जमीन पर, मुझे पता चला है कि नेपाल ने भी अतिक्रमण किया है भारत की जमीन पर। पहले आइए आपको सुना देते हैं बालन शाह का वो बयान। प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाए भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाए भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। देखिए, बस ये बयान आने के बाद में जो वहां पर संसद में तस्वीर देखने को मिली, ऐसा लगा कि भारतीय संसद वाली तस्वीरें वहां नजर आ रही है। बिल्कुल जूतम पैजार वाली हालत हो गई, और सांसद जो विपक्षी दल के हैं वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, वो काफी स्कफल्स ब्रेक आउट हो गई। वो सांसद दे स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स द वेल ऑफ द हाउस, और एक महिला लॉ मेकर की तरफ से भी जो है काफी आक्रामक रवैया देखने को मिला, जहां उन्होंने बालन शाह को कहा कि आपका ये जो बयान है ये नेपाल के लिए काफी नुकसानदेह है। क्योंकि आपको याद दिला दे कि नेपाल भारत के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। एक ट्राई जंक्शन है चीन भारत नेपाल का। आप अगर लिपुलेख की बात करें और उधर सुस्ता की बात करें, तो हम जो लिम्प्यूधारा लिपुलेख वाले एरिया की बात करते हैं, सुस्ता की बात करते हैं, 2 ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी डिस्प्यूट बाकी हैं। हालांकि भारत और नेपाल के जो सीमा हैं वो खुले हुए हैं, वो ओपन बॉर्डर्स, पोरस बॉर्डर्स हम कहते हैं उसमें। तो ये स्लोगन्स तक सुनाई देने लगे कि जनता बालेन खोजी माँ, बालेन मोदी को गोजी माँ, कि बालन शाह जी को लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन बालन जी जो हैं वो मोदी जी के गोद में पहुंच गए हैं। कुछ ऐसे स्लोगन्स आज जो मैती घर में प्रोटेस्ट हुए बालन शाह के इस बयान के खिलाफ, तो वहां पर सुनने को मिले। अब नेपाल के ये जो दावे हैं इस जमीन पर, प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह ने भारत और चीन दोनों को संदेशा भेजा था कि आप लोग लिपुलेख एरिया का इस्तेमाल ना करें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, क्योंकि इसमें नेपाल का हक है, ये आपका क्षेत्र नहीं है। उसको लेकर भी जो है हमने देखा काफी विवाद हुआ था, और लोग यही कह रहे हैं कि बेसिकली अपने इस बयान से बालन शाह ने काला पानी, लिम्प्यूधारा और सुस्ता, ये इस पर नेपाल का जो दावा है उसको कमजोर कर दिया है। तभी आपको ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल ये सवाल आज भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी कि रणधीर जायसवाल से पूछा गया ब्रीफिंग में जो हुई इसी बिल्डिंग में जहां पर मैं मौजूद हूं, और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि हाँ, अभी भी हमारे 98% सीमा के जो भी जुड़े हुए मसले थे ब्रिटिश राज की वजह से, वो तो सुलझ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां जो गंडकी नदी है, गंडक नदी भी कहते हैं उसे, उसकी बहाव धारा बदलने की वजह से ये दिक्कतें मौजूद हैं। आइए आपको सुनाती हूँ रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को, और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है।
इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। We have seen the remarks of Prime Minister of Nepal concerning India-Nepal boundary, as well as the subsequent statement made by the Nepali Foreign Office on this matter. While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal. दरअसल बालन शाह से ये सवाल पूछा था पद्या अरियाल ने, जो कि यूएमएल के उपनेता हैं, और पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच में जो लिपुलेख और लिम्पियोधारा के रास्ते जो व्यापार है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल था। उसका जवाब देते हुए बालन शाह ने कहा कि लिपुलेख, लिम्पियोधारा और कालापानी से जुड़े विवादों का समाधान कूटनीतिक संवाद के जरिए ही किया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की टीम बनाएगी और बातचीत की मेज पर समाधान लेकर आएगी, ढूंढेगी। फिर जो विवादित बयान दिया बालन शाह ने, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमने केवल भारत और चीन से ही नहीं बल्कि यूके सरकार से भी बात की है, ब्रिटिश सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि यूके को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा उस दौर से जुड़ा है जब ब्रिटिश इंडिया इस क्षेत्र को छोड़कर गया था। तो जिस यूके की वजह से ये विवाद जन्मा, बालन शाह कह रहे हैं उसी यूके से जो है हम कहेंगे कि आप मेज पर आएं। इस पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के आपने बयान को सुना, जिन्होंने बहुत साफ साफ दो टूक कहा कि भारत और नेपाल के बीच जो मसले हैं वो द्विपक्षीय मसले हैं, इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। आपको याद दिला दे कि ये हमेशा से ही, जहां तक लिपुलेख, लिम्पियोधारा और कालापानी का मसला है, ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला रहा है। जून 2020 में नेपाल की संसद में एक नक्शा तक पारित किया गया था, नया नक्शा, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया था। और इस पर उस वक्त भारत के मंत्रालय ने कहा था कि दावे ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों पर आधारित नहीं है और ना ही इसका कोई मतलब है। तो आइए अब आपको सुनाती हूं मैं कल्लोल भट्टाचार्य जी, जो कि हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेपाल पर बहुत बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। उनके साथ इस विषय पर मैंने चर्चा की, उनका क्या कहना था। कल्लोल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बयान दिया बालन शाह ने कि भाई अतिक्रमण तो नेपाल ने भी किया भारत की जमीन पर, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या वजह रही होंगी इस बयान के पीछे? डिड इट कैच यू बाय सरप्राइज? देखिए, मेरे ख्याल से बालन शाह कोई ख़ास एक्सपर्टीज़ नहीं रखते इस मसले पर, और नेपाल इंडिया बॉर्डर के जो इश्यूज़ है उसको लेकर बहुत सालों से बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने मतलब उसकी स्टडीज़ की है। अब बालन शाह अभी आए हैं, उनको थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है वो ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब उनको मेरे ख्याल से कहने में थोड़ी सी गलती होगी, उनसे चूक होगी कि वो ठीक से नहीं कह पाए कि एक बॉर्डर का मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और नेपाल इंडिया का बॉर्डर जो है वो अनगार्डेड है, अनफेंस्ड है, मोर और लेस एक तरह का नोशनल बाउंड्री मान लीजिए। तो उसमें नदी का बहुत रोल है। शायद वो अलग तरह से समझा सकते थे, पर उन्होंने उस तरीके से नहीं समझा। साफ है कि उनको उतनी समझ है नहीं, और ना समझ होने के कारण उन्होंने एक डिप्लोमेटिक फोपा कर दिया, जिसके चलते भारत को तो खैर ऐसा नहीं लगता मुझे कि कुछ मौका मिला है, क्योंकि वो बहुत नए एक किरदार है भारत और साउथ एशिया के डिप्लोमेटिक सर्कल में। अभी नए हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से हाथापाई देखने को मिली नेपाल के संसद में, और विपक्षी दल
गुस्से में हैं, कुछ प्रोटेस्ट्स की भी रिपोर्ट आई हैं कुछ एक आध जगह से। बिल्कुल। बालन शाह की जो पॉपुलैरिटी है एज पीएम, वो अभी भी आप इंटैक्ट ही देख रहे हैं? इस मसले से आपको लग रहा है उसमें कोई चुनौती खड़ी हो सकती है उनके लिए? नहीं, अभी उतना बड़ा चुनौती तो नहीं होगा, क्योंकि जो बॉर्डर के मुद्दे पर नेपाल ने जो अपना एक रुख अपनाया है वो ये है कि नेपाल एक किस्म का विक्टिम है। अब ये बात कह देना कि नेपाल के पास भी भारत का ज़मीन है, तो ये दिखाता है कि ये इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर विक्टिम और यहाँ पर विक्टर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर कोई जीत नहीं रहा है, कोई हार नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से उनसे गलती हो गई है और इस मुद्दे पर उनका जो पॉपुलैरिटी है वो मेनली देखिए जो अपराइजिंग वहाँ पर रहा है और इलेक्शन के टाइम में उन्होंने जो जिस तरह से जो आरएसपी है वो इलेक्शन जीता है बुलंद शाह के कंधे पर, तो साफ है उनका पॉपुलैरिटी अभी भी जारी है, पर हाँ थोड़ा सा एम्बैरसमेंट उनके फॉलोअर्स के लिए ज़रूर है। वैसे आप लोगों को ये भी बता दें कि जिस वक्त यहाँ, क्योंकि विदेश मंत्रालय में ब्रीफिंग चल रही थी, रणधीर जायसवाल ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को, उनसे कल्लोल हमने सवाल तो पूछे ही थे नेपाल से रिलेटेड, लेकिन उसी वक्त जो है रवि लामिछाने, जो कि नेपाल के रूलिंग जो पार्टी है आरएसपी, जिसका हिस्सा बालन शाह है जैसा कल्लोल बता रहे थे, क्योंकि एज इंडिपेंडेंट वो मेयर के चुनाव जीते थे बालन शाह काठमांडू के मेयर के तौर पर, और बाद में इन चुनावों में उन्होंने आरएसपी का दामन थामा। तो आरएसपी के जो मुखिया हैं रवि लामिछाने, वो अभी नई दिल्ली में हैं। उनको यहाँ बीजेपी के फॉरेन सेल ने न्योता दिया। उनके जो बीजेपी लीडर हैं विजय चौटाई वाले, उन्होंने उनका स्वागत किया बीजेपी मुख्यालय में। उनकी मुलाकात हुई नितिन नबीन से, बीजेपी के प्रेसिडेंट के साथ में, और फिर वो यहाँ विदेश मंत्रालय में आए जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। उस मुलाकात में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे, हमने उनको खुद जाते हुए देखा। ये मीटिंग करीब करीब आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा ही चली। उनके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने जी का भारत यात्रा, ये यात्रा उनकी हो रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच में, जैसा कि जानते हैं, लोगों के बीच में, साथ में दोनों तरफ के राजनीतिक दलों के बीच में भी रिश्ते हैं और ये कॉन्टैक्ट्स दोनों लगातार चलते रह रहे हैं। उनका आगमन हुआ है भारत में, कई एक लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है और कई एक हाई लेवल उच्च स्तरीय उनकी मुलाकात भी होनी है। कल्लोल, ये सवाल क्योंकि आपने पूछा रणधीर जायसवाल को कि पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है, कि जब एक पार्टी के, ये कोई दूसरा ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का न्योता देकर बुला लेते हैं। नेपाल में बहुत क्लोज वॉच रखा जाता है कि भारत में क्या कुछ किया जा रहा है किसी दूसरे लीडर को लेकर या ऑपोजिशन फेसेस को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल टाइमिंग जो है ये कैसे रीड हो रहा है नेपाल में? मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी अभी आज सवेरे, और वो जैसे सोच रहे हैं, हम भी वैसे ही सोच रहे हैं कि 12 मई को भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उनका वहाँ पे जाना था। और आखिरकार वो वहाँ गए नहीं क्योंकि बुलंद शाह जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक नए किस्म से अपने ऑपरेशन जो एक वर्क स्टाइल है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो ये कि वो किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ इलेक्टेड लीडर से ही मुलाकात करेंगे। तो इससे एक जो सेटबैक है, जो ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना जो दोनों देश के अंदर चलता रहता है, विक्रम मिस्री का विजिट नहीं हुआ क्योंकि विक्रम मिस्री से बुलंद शाह मिलने से इनकार कर दिए। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि रवि लामिछाने को इंडिया में होस्ट करके भारत एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि अगर बुलंद शाह अगर भारत के साथ इंगेज नहीं करना चाहते, भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेट्स के साथ अगर इंगेजमेंट नहीं बढ़ाना चाहते, तो भारत के पास दूसरे ऑप्शन है, जैसे रवि लामिछाने, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के लीडर है। आपने भी सुना, उन्होंने उनको जैसे इंट्रोड्यूस किया गया आज विदेश मंत्रालय में कि वो चेयरमैन है, रूलिंग पार्टी के हेड है। और हम लोगों ने भी पूछा कि उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, हाँ बीजेपी के हमारे रूलिंग पार्टी के लीडर्स वहाँ पहुँचे, उनको वीआईपी टर्मिनल के ज़रिए उनको वेलकम किया गया। तो ये साफ दिखाता है, ये चीज़ साफ हम सबके लिए एविडेंट है एक किस्म से कि भारत ये एक तरह का कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है भारत का। वो कम्युनिकेट कर रहा है कि अगर आप हमारे टॉप डिप्लोमेट से नहीं मिलेंगे, अगर आप हमारे टॉप मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपका नया वर्क स्टाइल है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास दूसरे लोग हैं काठमांडू में जो हमारे साथ एंगेजमेंट आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे कल्लोल, रवि लामिछाने तो उसी पार्टी के मुखिया हैं जिस पार्टी का हिस्सा आज
बालन शाह बालन हैं। शाह है। तो ऐसा नहीं है कि वो विपक्षी दल के नेता है और उनसे मुलाकात करके कोई गुड कॉप बैड कॉप वाली कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हो। अगर बालन यहाँ पर अगर रवि लामिछाने पे आ रहे हैं तो ये मानकर ही चलना चाहिए ना कि वो और बालन शाह एक पेज पर ही होंगे इस विजिट को लेकर। बिल्कुल, पर है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं। अब जैसे कि सरकार में अगर देखें तो सरकार तो बालन शाह के नाम पर बना है क्योंकि इलेक्शन बालन शाह के नाम पर जीता गया है, पर पार्टी जो है उसके जो लीडर है वो रवि लामिछाने हैं। अब सरकार के अंदर ऐसे कुछ मंत्री हैं जो कि रवि लामिछाने के साथ हैं, ऐसे कुछ मंत्री हैं जो कि बहुत सॉलिडली प्राइम मिनिस्टर जो कि बालन शाह के साथ है। अब जैसे कहा जाता है विदेश मंत्री जो है जो शिशिर खनाल है वो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो ये सब इंटरनल डायनामिक्स रहते हैं। पर मेरा ये कहना है कि इस तरह से किसी जैसे कि रवि लामिछाने को इस वक्त होस्ट करके इंडिया को कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बात ऐसा है कि वहाँ पर अभी अभी एक अपराइजिंग हुआ है, एक पब्लिक ट्रॉमा है उस मुद्दे को लेकर के। इतना बड़ा वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस हुए, वहाँ पे किलिंग्स हुए हैं, उसके बाद इलेक्शन हुआ है, एक सरकार वहाँ पर गठन हुआ है। अब वहाँ पे एस्पायरिंग सोसाइटी है और उस सोसाइटी को कुछ देना तो पड़ेगा बालन शाह को। तो वहाँ पर एक इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ अचानक से ऐसा कुछ खेल कर सकता है किसी और पॉलिटिकल किरदार को होस्ट करके या फिर उनको एनकरेज करके। हाँ, इंटरनल इश्यूज होंगे और जैसे आपने कहा वो उसी पार्टी के तो लीडर हैं, पर सच्चाई ये है कि बालन शाह के नाम पर सरकार बना है और रूलिंग पार्टी जो है इस वक्त उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि बालन शाह है। और मतलब ये नई दिल्ली को भी जो है ना यहाँ पर बहुत संभल कर फूक फूक पर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक विश्वास का मुद्दा निश्चित रूप से रहता है काठमांडू और दिल्ली के बीच में। जो हाल के सालों में ये खाई बढ़ी है, ये संदेशा नहीं जाना चाहिए कि नई दिल्ली किसी नेता को ब्लेस कर रहा है या अपना फेवरेट जो है वो करार दे रहा है, नहीं तो उससे ये मिसट्रस्ट और बढ़ेगा कि दिल्ली क्या नेपाल के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। फाइनल क्वेश्चन, जहाँ तक इस बॉर्डर का सवाल है, ये बालन शाह ने शुरू में आकर जिस तरीके से भारत चीन दोनों को ही कह दिया कि आप इसको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आप इस लिपू लेक वाले एरिया लिपुदारा को आप इस्तेमाल ना करें, बॉर्डर को लेकर कहाँ बात फंसी हुई है कल्लोल, कहाँ बात आगे बढ़ने की उम्मीद है? उसको मैं सेकंड स्टेज में लूँगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉर्डर का जो इशू है वो माओइस्ट का एजेंडा था। ये जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ओली, उसके अलावा प्रचंड, इन लोगों ने 2018-2019 में हमें याद है उन्होंने किस तरह से लिपुलेख और जो काला पानी का जो इशू था उसको लेकर वो पार्लियामेंट गए। वहाँ पर उन्होंने एक जो निशान उन्होंने इंसानिया इंट्रोड्यूस करवाया और उसको आज हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। पर बात ये है, जब बालन शाह इलेक्शन जीत कर आए तब दिल्ली में एक तरह का रिलीफ, एक तरह का आनंद का तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक तरह का सेंस ऑफ रिलीफ था दिल्ली में कि माओइस्ट चले गए। पर ये बात अब बालन शाह ने अब दिखा दिया कि माओइस्ट के चले जाने से नेपाल के जो कोर कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर से नेपाल के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में नेपाल के जो कोर कंसर्न्स हैं वो नहीं गायब हो गए। अब वो ही कंसर्न्स बालन शाह उठा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तुरंत, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एनालिस्ट से जब हम सुने इलेक्शन के टाइम पर कि अब तो देखिए माओइस्ट हार गए तो कुछ सुधार होंगे, पर उस सुधार के साथ साथ आज ये दिखाई दे रहा है कि जो कोर इश्यूज़ हैं उसको बालन शाह भी पकड़े हुए हैं, वो भी उसको नहीं भूल रहे हैं। अब आपने कहा कि बाकी देशों को बुलाने की जो बात है, मेरे ख्याल से ये एक तरह का स्मोक स्क्रीन कह लीजिए कि बालन शाह ने जो बॉर्डर के बारे में जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उनको शायद ये कहा गया हो, कुछ एडवाइजर्स ने कहा होगा कि आप दूसरे देशों को भी खींच लीजिए इसमें। पर मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। साफ़ है, नेपाल इंडिया के बॉर्डर इश्यूज़ हमेशा से बायलैटरल रहे हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की तो जगह ही नहीं है। ये नेपाल भी अच्छी तरह से जानता है। उनका जो एक इशू रहा है गुरखा के बारे में, जो इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में जो कहते कि नहीं यूके को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उस वक्त का नेपाल था एक रॉयल मोनार्किस्ट नेपाल। आज का नेपाल डेमोक्रेटिक नेपाल है। अब मोनार्किस्ट नेपाल एक मोनार्किस्ट कॉलोनियल पावर के साथ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए उस वक्त के जो मसले थे उसको हल करते थे। आज का नेपाल जो कि डेमोक्रेटिक है, एस्पायरिंग है, उसके जो मूड्स और मोमेंट्स है उसमें उस तरह के कॉलोनियल क्या कहे उसको अपील तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से बालन शाह ने यहाँ पर दूसरी जो गलती की है वो ये है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को बुलाया, वो भी ऐसे थर्ड पार्टी जो कि एक्स कॉलोनियल पावर्स है। और आज के नेपालीज के पास ना तो वो किसी तरह के रीजनल डोमिनेशन पसंद करेंगे, ना ही वो कोई यूरोपियन या फिर बाहर की किसी देश के डोमिनेशन पसंद करेंगे। और बालन शाह ने, ठीक जैसे बांग्लादेश में हमने तारिक रहमान के साथ देखा था, बालन शाह ने भी यही कहा था चुनावों में
कि हमारी जो है बिल्कुल स्वाधीन विदेश नीति होगी, हम किसी के कठपुतली नहीं बनेंगे, किसी के साथ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर नेपाल भारत रिश्ते हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं, लेकिन बेहद ज़रूरी रिश्ते भी हैं, इसलिए दोनों ओर से ही जो है कदम कुछ सोच कर ही आगे रखना पड़ेगा अगर हम नहीं चाहते हैं कि इन रिश्तों में एक बार फिर से कोई तनाव आए और ज़्यादा उबाल आए। बहरहाल कल्लोल भट्टाचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इस ब्लॉग में अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।